नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 जुलाई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। डाइवर्स पर्सपेक्टिव से न्यूज को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आज की डेट में आप कह सकते हो हाईलाइट ये निकल के आ रही है कि रिसेंटली सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद, आर्टिकल 35A के हटने के बाद कोई भी कश्मीरी पंडित, हिंदू या सिख कश्मीर घाटी को छोड़ के नहीं भागा है। ये किस कंटेक्स्ट में यहाँ पे बोल रहे हैं और ये स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर ये ध्यान देते हुए कि अभी कुछ महीनों पहले ही जो कश्मीरी पंडित के ऊपर अटैक हो रहे थे, बहुत सारे कश्मीरी पंडित वैली से निकलना चाह रहे थे। तो ओवरऑल इस कंटेक्स्ट में इस न्यूज को समझेंगे। कौन कौन सी मेजर हेडलाइंस है। तो मोहम्मद जुबैर जो कि आर्ट न्यूज के को फाउंडर हैं, लंबे समय से ये न्यूज में है। कंट्रोवर्सी चल रही थी कि हो सकता है इनको गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दी है। इनके खिलाफ जो एफआईआर है उनको रद्द नहीं किया गया है, उसके लिए अलग से लीगल केस चलेगा, लेकिन अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेल इनको दे दी है, जो बेल इनको नहीं मिल पा रही। महाराष्ट्र के लोकल बॉडी पोस्ट में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को हाँ बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसको देखेंगे। हाईकोर्ट ने बोला है कि जो माइनर रेप विक्टिम है, माइनर जिसकी उम्र मतलब 18 साल से कम है और 26 साल की प्रेगनेंसी होने के बाद भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है। देखिए, हमारे प्रेगनेंसी लॉज में प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए पहले 20 हफ्ते में एक डॉक्टर का अप्रूवल, 20 से 24 हफ्तों में दो डॉक्टर्स का अप्रूवल और 24 हफ्तों के बाद केवल फीटल अबनॉर्मलिटीज के चलते ही आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसी माइनर थी जिसको रेप के चलते प्रेग्नेंट हो गई थी, तो 24 हफ्तों के बाद भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की परमिशन दी गई है। प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की क्या क्या परमिशन है, ये रिसेंटली मैंने अपने एडिटोरियल और अलग से वीडियोस में डिस्कस किए हैं। विनी सर ने भी इसके रिस्पेक्ट में एक वीडियो बना रखी है। अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस फॉलो कर रखे हो तो इसका बैकग्राउंड मैं आपको पूरा बता चुका हूं। फिर रानिल विक्रम सिंघे प्रेसिडेंट बन गए श्रीलंका के। भैया देखो, श्रीलंका के अंदर किस हद तक पॉलिटिशियंस भूखे हो सकते हैं पावर की, इन न्यूज से आपको पता चलेगा। अरे भाई, रानिल विक्रम सिंघे के अगेंस्ट इतना प्रोटेस्ट हुआ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद भी बंदा यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा है और जीत गया। तो आराम से तो लोग इसको अपना प्रेसिडेंट मानेंगे नहीं। लेट्स सी ये किस प्रकार से राज कर पाते हैं। फिर एडिटोरियल की बात की जाए तो कैसे इंडिया की स्कूल हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव किया जाए, इंडियो वियतनाम टाइज कैसे स्ट्रांग हो रहे हैं यहाँ पे, सीएपीएफ के जवानों को शहीद होने के बाद अच्छा खासा कंपनसेशन मिलना, उनकी ब्रेवरी के लिए उनको कंपोजिशन मिलना, ये बहुत जरूरी है। कैसे माओस्ट को एक फैटल ब्लो दिया गया है, श्रीलंका के अंदर नई सरकार स्टेबिलिटी कैसे ला सकती है, और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कैसे कम किया जाए, मदर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इतनी न्यूज में डिस्कस करूंगा। एक मिस रिप्रेजेंटेटिंग इन्फ्लेशन वाली न्यूज को छोड़ के बाकी सब मैं कवर कर रहा हूँ। 6 आर्टिकल्स में आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ऑब्वियसली बात है, सारे आर्टिकल्स करने मुश्किल हो जाते हैं, रीजन में समय काफी लगता है। वीडियो को लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें दोस्तों। दोनों ही चीजों का लिंक आपको लाइक बटन के बगल में मिल जाएगा। चलिए वर्ड ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। वर्ड ऑफ द डे है वैगिश। वैगिश मतलब ह्यूमरस इन अ प्लेफुल, मिस्चीवियस और फैशेशियस मैनर। शरारती, विनोदी, मजाकिया। बेसिकली वैगिश मतलब प्लेफुल, एक मजाक के तरीके में बात कर रहा है, शरारती है, इसको आप बोलते हो वैगिश। ठीक है भाई। द वैगिश स्टूडेंट्स प्लेड कंप्यूटर गेम्स व्हेन दे वर टेकन टू द कंप्यूटर लैब टू लर्न द बेसिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो बच्चे क्या कंप्यूटर में करते हैं आपको पता है, गेम खोल के खेलने लगे, इस टाइप की चीजें, पिक्चर देखने लगे। तो इसको आप बोलोगे वैगिश बिहेवियर, मिस्चीवियस बिहेवियर, शरारती बिहेवियर। ठीक है भाई। चलिए पहली न्यूज। आर्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को तिहाड़ से बेल प्रोवाइड कर दी है यहाँ पे किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डांट भी लगाई है उत्तर प्रदेश की पुलिस को। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 6 केसेस रजिस्टर किए हैं मोहम्मद जुबैर के अगेंस्ट। किस बात को लेके, मोहम्मद जुबैर ने जो ट्विटर पोस्ट किए थे, इन ट्विटर पोस्ट से रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, ये इल्जाम लगाया गया मोहम्मद जुबैर के ऊपर। इनके ऊपर 6 केसेस डाल दिए गए, इनको जेल में बंद किया गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहम्मद जुबैर को बेल दे दी गई है। और आप कह सकते हो कि अब मोहम्मद जुबैर ओवरऑल यहां पे फ्री है। अभी तक जितनी भी ट्वीट्स हैं उसको लेके जितनी भी एफआईआर हुई है, और प्रेजेंट जितनी भी ट्वीट्स मोहम्मद जुबैर कर रखे हैं, उसके चलते जितनी भी नई एफआईआर होंगी, इस कंटेक्स्ट में मोहम्मद जुबैर को बेल दी गई। लेकिन एफआईआर अभी नहीं हटाई गई है। एफआईआर अभी भी वैलिड है। अगर मोहम्मद जुबैर को अपने ऊपर से ये एफआईआर हटवानी है तो मोहम्मद जुबैर दिल्ली हाईकोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। मतलब ये केस जो आया है, ये ओवरऑल सिर्फ बेल के रिस्पेक्ट में आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या बोला है कि भाई आपके पास पावर है किसी को गिरफ्तार करने की, पावर टू अरेस्ट, और आप अपनी इस पावर को एक्सरसाइज कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हो। एक्सरसाइज ऑफ द पावर टू अरेस्ट, तो एक चीज होती है पावर टू अरेस्ट, एक होता है एक्सरसाइज ऑफ पावर टू अरेस्ट। तो एक तो आपके पास गिरफ्तार करने की ताकत है, दूसरा आप गिरफ्तार करने की ताकत को ग्राउंड लेवल पे एक्सरसाइज कर रहे हो। इन दो चीजों में फर्क है।
एक्सरसाइज ऑफ द पावर टू अरेस्ट है ना, ये जल्दी नहीं होना चाहिए, ये केवल एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। ओके। उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद जी ने क्या बोला कि देखिए, हमने तो यहाँ पे ओवरऑल मोहम्मद जुबैर को इसलिए अरेस्ट किया था कि हम नहीं चाहते हैं कि आगे इस प्रकार का कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंस हो। जिस प्रकार की ट्वीट मोहम्मद जुबैर ने की थी, उससे कम्युनल डिसहार्मोनी फैल सकती थी, तो हमने इनको अरेस्ट करके ओवरऑल कम्युनल हार्मनी को स्थापित करने की कोशिश की है। ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोल रही है उत्तर प्रदेश की एडवोकेट जनरल। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि जितनी भी एफआईआर है मोहम्मद जुबैर के अगेंस्ट, ये अभी के लिए क्वेश नहीं हुई है। मोहम्मद जुबैर के ऊपर एफआईआर अभी भी वैलिड है। अगर मोहम्मद जुबैर को इन एफआईआर से अपने आप को मुक्त करवाना है तो मोहम्मद जुबैर को दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, जहां पे केसेस दिल्ली हाईकोर्ट में बेस्ड है बेसिकली मोहम्मद जुबैर। तो दिल्ली हाईकोर्ट में जाके, दिल्ली में एक्चुअली में दिल्ली की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, और केस इनके ऊपर बुक किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाके ये अपने केसेस को क्वैश करवा सकते हैं, अगर क्वैश करवाना चाहते हैं। अभी के लिए जितनी भी ट्वीट्स इन्होंने की हैं और जिन ट्वीट्स के बेसिस पे इनके ऊपर केस फाइल हो रहे हैं, उस बिना पे अब मोहम्मद जुबैर को फिर से अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उस बिना पे बेल यहां पे इनको सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। ठीक है भाई। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो आल्ट न्यूज नाम का जो पोर्टल है, इसको कब बनाया गया था? तो अहमदाबाद में प्रतीक सिन्हा के द्वारा इसको बनाया गया था। प्रतीक सिन्हा एक फॉर्मर इंजीनियर थे, और मुकुल सिन्हा के बेटे थे। मुकुल सिन्हा एक लॉयर थे और फाउंडर थे जन संघर्ष मंच के। तो बेसिकली मुकुल सिन्हा के बेटे प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर मोहम्मद जुबैर ने आल्ट न्यूज चेक बनाया था। हुआ क्या था कि फेक न्यूज 2013 में बहुत तेजी से फैलनी शुरू हुई थी। आज तो खैर फेक न्यूज का मैकेनिज्म हद से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आज सुबह ही मैंने एक न्यूज देखी, जिसमें एक पुरानी वीडियो है कि कांवरिया ओवरऑल अपने व्हीकल्स के थ्रू जा रहे हैं और उसके नीचे एक मुस्लिम मैन मर गया। अब ये पर्टिकुलर वीडियो सर्कुलेट कर रही है, जबकि ये वीडियो अभी की है भी नहीं, 2012-13 के लगभग की है। तो आज की डेट में ये जो फेक न्यूज का आप कह लो प्रॉब्लम है, बहुत तेजी से सोसाइटी में बढ़ रहा है। इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो इस प्रकार के पोर्टल्स सही है, लेकिन इस प्रकार के पोर्टल्स अक्सर कर सरकार के साथ भिड़ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम इनको हो जाती है। ठीक है भाई। ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल था प्रतीक सिन्हा, जिसने अल्ट न्यूज बनाया था, इसको कई बार इसकी जान के ऊपर भी धमकी आ चुकी है। ओवरऑल जब आप जर्नलिज्म के फील्ड में चीजों को सही तरीके से दिखाने की कोशिश करोगे, तो किसी ना किसी तबके के फेवर में और किसी तबके के अगेंस्ट नजर आओगे आप। और जिस तबके के अगेंस्ट नजर आ रहे हो, अगर वो ताकतवर है, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल बताया जा रहा है कि मोहम्मद जुबैर को पकड़ा गया। जो चार्जेस लगाए गए थे मोहम्मद जुबैर के ऊपर, वो क्या थे? आईपीसी सेक्शन 295 है, सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1983 की एक इंडियन कॉमेडी फिल्म थी किसी से ना कहना, इसके एक स्क्रीनशॉट को ट्वीट कर दिया था। ओके। और ऐसा बताया जा रहा है कि चूंकि मोहम्मद जुबैर ने अभी रिसेंटली जो नुपुर शर्मा वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, और जो भी रिमार्क्स हैं, जो बीजेपी का जो आप कह लो ओवरऑल जो हिंदुत्व एजेंडा है, इसके अगेंस्ट कुछ अटैक करते हुए नजर आते हैं मोहम्मद जुबैर, तो हो सकता है इनसे कुछ प्रकार का बदला लिया जा रहा हो। तो ये सब ओवरऑल बातें मीडिया में इस समय पे चल रही है। नेक्स्ट जो चीज है, सुप्रीम कोर्ट अलाउस 27% ओबीसी रिजर्वेशन फॉर महाराष्ट्र इन पोस्ट। जीएस पेपर 1 और 2 में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन हम लोकल बॉडी इलेक्शन महाराष्ट्र में अलाउ कर रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी, जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस एम खानविलकर साहब। तो महाराष्ट्र के अंदर एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन ने एक 781 पेज की रिपोर्ट यहां पे पब्लिश की। ठीक है ना? इस कमीशन को लीड कर रहे थे फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी जयंत बालथिया। और इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या बोला कि ठीक है भाई, नगर पंचायत में, नगर परिषद में, रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा 27% के हिसाब से। ये जो पर्टिकुलर कमीशन बनाया गया था चीफ सेक्रेटरी जयंत बांथिया के अंदर, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी के अंदर, ये डोर टू डोर सर्वे किए इसने। ओवरऑल इसने उन इलाकों को क्वांटिफाई किया है जहां पे ओबीसी की पॉपुलेशन कंपेरेटिवली कम है, उनके सामने क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट को भी फॉलो किया है। क्या है ट्रिपल टेस्ट? अच्छा, अब ये ट्रिपल टेस्ट का क्या लॉजिक है? देखिए, मार्च 2021 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने विलास कृष्ण राव गौली जजमेंट था ये। तो विलास कृष्ण राव गौली जजमेंट 4 मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 ओवरऑल टेस्ट के प्रावधान रखे ओबीसी कोटा को लोकल बॉडी इलेक्शंस में प्रोवाइड करने के लिए। लोकल बॉडी इलेक्शंस में कोटा प्रोवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसके क्या बेसिस हैं? इन बेसिस को ओवरऑल पुटअप किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ओबीसी कोटा को लोकल बॉडी इलेक्शंस में देने से पहले एक डेडिकेशन कमीशन बनाओ। ये कमीशन ग्राउंड लेवल पे इंक्वायरी करेगा, ये पता करेगा कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में कितना ओबीसी का कोटा है, ओवरऑल उस इलाके में कितनी ओबीसी की पॉपुलेशन है,
उस ओबीसी की पॉपुलेशन को कितना फायदा होगा उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके आने में, इन सब चीजों पे क्वांटिफिएबल डाटा इकट्ठा करेगा ये कमीशन। फिर ये कमीशन बताएगा कि अलग अलग म्युनिसिपल वार्ड्स में कितना प्रोपोर्शन रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो लोकल बॉडी वाइज, अब जिस लोकल बॉडी, अब किसी जगह पे ओबीसी की पॉपुलेशन 5% है, किसी जगह पे 80% है, तो अलग अलग जगहों पे ओबीसी की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को जिसको रिजर्वेशन दिया जाएगा वो कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में भी ये कमीशन जानकारी देगा। प्लस ओवरऑल एससी एसटी और ओबीसी का जो टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेशन है लोकल बॉडी इलेक्शन से, वो 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इंद्रसानी जजमेंट आपको पता है। तो ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, ये ट्रिपल टेस्ट फुलफिल होना चाहिए ओबीसी का कोटा देने से पहले लोकल बॉडी पोल्स में। ओवरऑल महाराष्ट्र में जो कमीशन बनाया गया फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी के अंदर, इस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए महाराष्ट्र के अंदर अब लोकल बॉडी इलेक्शंस में कोटा दिया जाएगा ओबीसी का। ये जो 50% की सीलिंग लिमिट है, ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1992 में आई थी। ये तो भाई आपको पता ही होगा, कई बार इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। 6 दिसंबर 2021 को जब लोकल बॉडी पोस्ट अनाउंस हुए थे, तो ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ जो ओवरऑल नंबर ऑफ ओवरऑल रिजर्वेशन जा रहा था ना महाराष्ट्र के अंदर, वो 50% से ज्यादा जा रहा था, जो फॉर्मर महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था। तो उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया था। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट 27% ओबीसी को रिजर्वेशन को अप्रूवल दे रहा है। ठीक है भाई, चलिए अगली न्यूज। हाई कोर्ट अलाउज माइनर रेप विक्टिम टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी आफ्टर 26 वीक्स। जिस पेपर 1-2 जुडिशरी इश्यूज विद वुमेन में न्यूज आपको काम आएगी। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिट किया है कि एक माइनर रेप विक्टिम अपनी 26 वीक की प्रेगनेंसी में भी, टू बी प्रिसाइज 25 हफ्ते और 6 दिन की प्रेगनेंसी में भी अपना बच्चा गिरा सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले 20 हफ्ते तक एक डॉक्टर से अप्रूवल, और 20 से 24 हफ्तों में 2 डॉक्टर से अप्रूवल, और 24 हफ्ते के बाद एक बोर्ड सेटअप किया जाएगा, मेडिकल बोर्ड इन द स्टेट। इसकी अप्रूवल के साथ केवल फीटल एब्नॉर्मलिटी के लिए आपका अबॉर्शन अलाउ किया जा सकता है। मतलब 24 हफ्ते के बाद फीटल एब्नॉर्मलिटी के अलावा, फीटल एब्नॉर्मलिटी मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो दिमाग से कमजोर हो सकता है, उसको कोई बीमारी हो सकती है, मां की जान को खतरा, तो इन सब चीजों की वजह से 24 हफ्ते के बाद आप बच्चा गिरा सकते हो। अब 20 से 24 हफ्ते, 24 हफ्ते तक बच्चा आप इस बेसिस पे गिरवा सकते हो कि भाई आप प्रेग्नेंट हुए किसकी वजह से, ओवरऑल रेप की वजह से, या फिर ऐसे इंसेस्ट एक्टिविटी की वजह से जो आपके कंसेंट के साथ नहीं हुई। तो रेप की वजह से अगर आप प्रेग्नेंट हुए हो तो 24 हफ्ते तक आप अपना बच्चा गिरा सकते हो। लेकिन 24 हफ्ते के बाद टेक्निकली नियम कानून के हिसाब से जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अमेंडमेंट 2021 का आया था, तो भाई अगर आप रेप की वजह से प्रेग्नेंट हुए हो तो 24 हफ्ते तक ही अपना बच्चा गिरा सकते हो। लॉजिक क्या दिया गया? लॉजिक ये दिया गया है कि अगर एक औरत प्रेग्नेंट है रेप की वजह से तो उसको पता चल जाएगा, तो उसके पास 24 हफ्ते तक का टाइम दे दिया गया है कि हाँ भाई अगर आप रेप की वजह से प्रेग्नेंट हुए तो बच्चा गिरा सकते हो। और इस माइनर लड़की के केस में जो स्टेट मेडिकल बोर्ड बना था उसने रिकमेंडेशन दी थी कि हाँ भाई हम बच्चा गिराने की परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि नियम कानून के हिसाब से परमिशन केवल 24 हफ्तों तक है। लेकिन यहां पे हाई कोर्ट की जस्टिस यशवंत वर्मा ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये लड़की को हम बच्चा गिराने की परमिशन दे रहे हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि एक तो इसकी उम्र बहुत कम है, केवल 13 साल की बच्ची है ये। इस 13 साल की बच्ची को सबसे पहले तो मेंटल एगोनी और फिजिकल एगोनी से गुजरना पड़ा चूंकि इसके साथ रेप हुआ। तो उसके बाद इतनी कम उम्र पे अगर ये मां बन जाती है तो ओवरऑल आने वाले समय में इसका काफी हद तक मेंटल हेरेसमेंट होगा। ओवरऑल इसको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आ जाएगी, तो इसका खुद का यूथ अफेक्ट हो जाएगा, और ओवरऑल बच्चा इसकी गलती से नहीं हुआ था, रेप की वजह से हुआ था। तो इस पर्टिकुलर माइनर गर्ल को 24 हफ्ते की लिमिट के बाद भी दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चा गिराने की परमिशन दे दी। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ओवरऑल परमिशन को स्ट्रिक्टली नियम कानून के हिसाब से नहीं दे रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट जो भी नियम कानून है, प्रोविजन है, उनको प्रॉपर तरीके से डेसिफर कर रहा है और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करके यहां पे चीजें करता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो टर्मिनल फीटस होगा इस बच्ची के अंदर, इसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा ताकि जो भी क्रिमिनल केस चल रहा है रेप का, उस कंटेक्स्ट में इस टर्मिनल फीटस को एज एन एविडेंस इस्तेमाल किया जा सके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। तो ये ओवरऑल यहां पे है। विनी सर ने डी कोडिंग इंडियन लॉज ऑन अबॉर्शन इन व्यू ऑफ यूएसए सुप्रीम कोर्ट, इसके रिस्पेक्ट में एक वीडियो बनाई भी है। मैं एडिटोरियल्स में और अपनी 1-2 वीडियोस में इस अबॉर्शन टॉपिक के बारे में काफी बातचीत कर चुका हूं।
इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी एक्ट है, इसके बारे में काफी कुछ आपको बता चुका हूं, इसलिए बार बार डिटेल में बताता नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं रेगुलरली मेरे एडिटोरियल्स को देखिए, हर सोशल इशू को, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूं, बशर्ते आपने सारी वीडियोस को ठीक से फॉलो किया हो। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, अगर एक प्रेगनेंसी रेप या कॉन्ट्रोसेप्टिव की इस्तेमाल ना करने की वजह से होती है तो प्रेग्नेंट वुमन को बच्चा गिराने का अधिकार है। पहले 20 हफ्ते तक एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, फिर 20 से 24 हफ्ते तक दो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे। 1971 के एक्ट के हिसाब से केवल एक मैरिड वुमन को बच्चा गिराने का अधिकार था, लेकिन अभी 2021 में जो अमेंडमेंट आए हैं उसमें एक अनमैरिड मदर को भी ओवरऑल बच्चा गिराने का अधिकार यहां पे दिया गया है, लेकिन लिमिट 20 हफ्ते एक डॉक्टर, 20 से 24 हफ्ते दो डॉक्टर्स, और उसमें कुछ सर्टेन लिमिट्स हैं। 24 हफ्ते के बाद केवल एक आप कह लो कंडीशन है, फीटल एबनॉर्मेलिटी, और स्टेट मेडिकल बोर्ड अबॉर्शन को अप्रूवल दे। ओके, तो अभी इस पर्टिकुलर लेडी के केस में, इस पर्टिकुलर बच्ची के केस में, जो माइनर रेप के चलते जो भी प्रेग्नेंट हुई है, इसके केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेट मेडिकल बोर्ड को रिकमेंडेशन दी कि तुरंत एक नया बोर्ड बनाओ, तुरंत इसकी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के अरेंजमेंट करो। फिर जीएस पेपर टू एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल अडॉप्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, खासकर कंट्री के रूरल इलाकों में। इसके लिए देखा जाए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा स्कीम अप्रूव की गई थी कैबिनेट के द्वारा फरवरी 2017 में, ताकि रूरल इलाकों में डिजिटल लिटरेसी लाई जा सके। 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को कवर करने का टारगेट था। एक हाउस होल्ड में एक पर्सन को आप टीच करो, वो पर्सन अपने हाउस होल्ड में बाकी लोगों को कैसे डिजिटल चीजें इस्तेमाल करना है वो सिखाएगा। अब तक 6.15 करोड़ कैंडिडेट्स को एनरोल किया गया है, 5.24 करोड़ को ट्रेन किया गया, और 3.79 करोड़ कैंडिडेट्स को सर्टिफाई किया गया है पीएमजी दिशा स्कीम के अंदर। ये जो पीएमजी दिशा स्कीम है, ये रूरल इंडिया में इंप्लीमेंट की जा रही है, मध्य प्रदेश के स्टेट में भी इंप्लीमेंट की जा रही है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करो तो 33.51 लाख कैंडिडेट्स वहां पे पीएमजी दिशा स्कीम के अंदर सर्टिफाई हो चुके हैं। ऑल ओवर कंट्री भी इस स्कीम को बहुत तेजी से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब रूरल इलाके में ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को फैलाना, ये इसका टारगेट है। 2017 में लाया गया था, 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को कवर करना है। ओवरऑल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 33.51 लाख कैंडिडेट्स को ड्यूली सर्टिफाई किया गया है। मध्य प्रदेश के लिए थोड़ा और डाटा दे रखा है। टारगेट यह था कि मध्य प्रदेश में अब तक 37.84 लाख लोगों को डिजिटली टीच किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल मध्य प्रदेश में 45.42 लाख लोगों को ट्रेन किया जा चुका है डिजिटली। तो मध्य प्रदेश में 40.542 लाख लोगों को डिजिटली ट्रेन किया जा चुका है, जिसमें से 33.51 लाख को डिजिटल सर्टिफिकेट भी यहां पर प्रोवाइड किया जा चुका है। गवर्नमेंट 3 इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज करा चुकी है पीएमजी दिशा स्कीम को लेके। जो आखिरी इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी हुई थी वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हुई थी। ओके, तो बेसिकली पीएमजी दिशा स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है, और उसके बाद इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी कंडक्ट करवाई जा रही है इस चीज को चेक करने के लिए कि क्या स्कीम एफिशिएंट बेसिस पे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पीएमजी दिशा स्कीम का? ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई डिजिटल गैप जो है हमारे देश में, इसको खत्म करना है, हमारे देश को एक नॉलेज इकोनॉमी और सोसाइटी में हमें कन्वर्ट करना है। और टारगेट क्या था? 6.15 करोड़ हाउस होल्ड, और एक हाउस होल्ड में ऑन एन एवरेज 4 मेंबर्स भी मानो तो भी आराम से 24 से 25 करोड़ लोग इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कवर हो जाएंगे, और खासकर रूरल इलाके में है ये लोग। तो रूरल इलाके में बेसिकली डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम चलाई जाएगी। फिर जीएस पेपर 1-2 के पर्सपेक्टिव से पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि कोई भी कश्मीरी पंडित अगस्त 2019 के बाद कश्मीर घाटी को छोड़ के नहीं गया। तो राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया कि नो कश्मीरी पंडित हैज माइग्रेटेड फ्रॉम द वैली पोस्ट 5 अगस्त 2019। मतलब सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया 5 अगस्त को। उसके बाद से सिक्योरिटी हालत इतनी अच्छी है, कोई भी कश्मीरी पंडित, हिंदू या सिख कश्मीर वैली छोड़कर नहीं भागा है। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर अटैक नहीं हुए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय जी ने बोला है कि अलग अलग टेररिस्ट अटैक में 5 अगस्त 2019 से जो 9 जुलाई 2022 तक हुए 118 सिविलियंस की मौत हुई है, जिसमें 21 कश्मीरी पंडित, हिंदू और सिख हैं। उसके बावजूद सरकार यहां पे बहुत तेजी से सिक्योरिटी मेजर्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रही है, लोगों को यहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, और टेररिस्ट अटैक में सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ है, यह बताया जा रहा है। 2018 में जो नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक थे वो थे 417,
2021 में ये नंबर 229 पे आ चुका है। ये अलग बात है कि ओवरऑल 2018 से 2021 में 128 सिक्योरिटी पर्सनल की जाने गई हैं। 118 जो सिविलियन मरे हैं उसमें 5 कश्मीरी पंडित थे और 16 हिंदू और सिख कम्युनिटीज के थे। और आपको पता है कि कुछ महीने तक हम पहले तक हम ये न्यूज डिस्कस कर रहे थे कि इंटेंशनली हिंदूज और सिख्स और कश्मीरी पंडित को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। बैंक में घुस के गोली मार दी, स्कूल के बाहर एक कश्मीरी पंडित टीचर को गोली मार दी। इस प्रकार के डिस्टार्डली अटैक हो रहे थे। लेकिन इन अटैक्स के बाद जो हमें नहीं पता चला है, सामने नहीं आया, वो ये है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ढूंढ ढूंढ के इन टेररिस्टों को मार रही हैं। बहुत एक्टिव है इस समय पे, आप कह लो रॉ, एनआईए, आर्मी कश्मीर वैली में। ठीक है ना। तो हालत इनकी भी बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ रखी है इंडियन आर्मी ने। इसीलिए रेगुलरली इस प्रकार की न्यूज आपको आती नजर नहीं आ रही है। अगस्त 2019 के बाद से सरकार का यह भी बोलना है कि 2359 हेक्टेयर सरकार ने एक्वायर किया पब्लिक पर्पसेस के लिए, जिसमें 331.9 हेक्टेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है। बहुत सारी जो जमीन थी कश्मीरी पंडित की, उनकी हिस्टोरिकल जमीन, वो उनको यहाँ पे वापस की गई है। कश्मीरी पंडित की बात की जाए तो ग्रुप ऑफ कश्मीरी हिंदूज हैं, सारस्वत ब्राह्मण कमेटी को बिलोंग करते हैं, पंचगौड़ा ब्राह्मण ग्रुप के हैं कश्मीर वैली से। ओवरऑल ये जो पंचगौड़ा आप कह लो इलाका है, ये एक इलाके का नाम, एक माउंटेनियस रीजन है जहां पे हमेशा से एक कश्मीरी पंडित रहा करते थे। एक समय पे कश्मीर के अंदर मैक्सिमम आबादी हिंदूज की थी, फिर धीरे धीरे कन्वर्जन के बाद ओवरऑल जो मैक्सिमम आबादी हो गई वो मुस्लिम्स की हो गई, और कश्मीरी पंडित एक माइनॉरिटी तबके की तरह रह गए। शुरुआत में तो इनको प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल 1990s की इंसर्जेंसी में बड़े मात्रा में कश्मीरी पंडित ओवरऑल वैली छोड़ के भागे, क्योंकि जेकेएलएफ और पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के चलते कश्मीरी पंडित का वैली में रहना मुश्किल हो गया, और उस समय के पॉलिटिशियंस ने चीजों को कंट्रोल में नहीं किया। तब चीजें थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो रही हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज के रिस्पेक्ट से रानिल विक्रमसिंघे अब श्रीलंका के फिर से प्रेसिडेंट बन गए। देखिए, रानिल विक्रमसिंघे के अगेंस्ट बहुत अपोजिशन हुआ है, इनका घर तक फूंक दिया गया। अभी कुछ दिन पहले गोटाबाया राजपक्सा प्रेसिडेंट थे और रानिल विक्रमसिंघे प्राइम मिनिस्टर थे। रानिल विक्रमसिंघे की पॉलिटिकल पार्टी का केवल एक एमपी है पार्लियामेंट, वो खुद है। तो अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले और इनके अपोनेंट दुलास अलाहा परमुना को 82 वोट मिले। तो मतलब रानिल विक्रमसिंघे जीत गए। अब इससे पता चलता है पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। जब आप जानते हो कि आपके दोस्त के लोग आपकी लीडरशिप से खुश नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती गद्दे पर बैठने को घूम रहे हो। उसके बावजूद भी श्रीलंका के पॉलिटिशियंस को चीजें समझ में नहीं आती। श्रीलंका के पॉलिटिशियंस अपनी गद्दी बिठाने के लिए बस किसी भी हाल में उनको गद्दी पर बैठना है। ओके, तो जो भी वोटिंग हुई, 223 लॉ मेकर्स ने वोट किया, 2 एमपीज ने एब्सटेन किया, 4 वोट्स यहां पर रिजेक्ट हो गए, 219 वैलिड थे। 219 में से 134 रानिल विक्रमसिंघे के पास गए। जैसे ही रानिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट बने, फिर से श्रीलंका के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अरे अब तो यहाँ पे रानिल विक्रमसिंघे को समझना चाहिए था भाई कि लोग आपकी लीडरशिप से खुश नहीं है। आप वॉलेंटरली प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए मत लड़ो, लेकिन भाई पावर एक ऐसी चीज है ना, आदमी इसको छोड़ नहीं सकता है। पूरा देश गालियां दे रहा, करी आ रहा है, लेकिन नहीं भैया, बंदा प्रेसिडेंट के लिए खड़ा जरूर होगा। तो भारत सरकार ने तो वैसे भी राजापाक्सा साहब और उनके सपोर्टर से अपने आप को साइड कर लिया। ओवरऑल भारत सरकार का सिंपल टारगेट है कि श्रीलंका के लोगों के साथ एसोसिएट होने की कोशिश करो। ऑब्वियसली बात है, राजा पाक्सास का ओपन सपोर्ट इंडिया नहीं कर सकता। रीजन बिंग, ऐसा नहीं है कि राजा पाक्सास ने अपनी लीडरशिप के समय पे इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और दूसरा, ओवरऑल अगर इंडिया ओपनली राजा पाक्सास को सपोर्ट करेगा तो श्रीलंका की आवाम इंडिया से नाराज होगी, और वो इंडिया यहां पे नहीं चाहता है। भारत के हाई कमीशन ने ओवरऑल अपने लोगों को वार्न कर दिया है कि भैया श्रीलंका में बच के रहो, हालात बहुत ज्यादा खराब है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के अंदर श्रीलंका की क्राइसिस को देख के एक डिबेट शुरू हो गई। इंडिया में आप देखोगे तो रूलिंग पार्टी के कुछ ऑफिशियल्स और कुछ बड़े बड़े नेताओं ने क्या बोल दिया कि भाई कल्चर ऑफ फ्रीबी को खत्म करने की जरूरत है। श्रीलंका की इकोनॉमिक हालत से हमें क्या सीखने की जरूरत है कि हमें कल्चर ऑफ फ्रीबीज को खत्म करना है। मतलब बहुत सी राज्य की सरकारें जो फ्री में दुनिया भर को बेनिफिट बांटती फिरती हैं, जो अपनी आवाम को बेनिफिट बांटती फिरती हैं, क्या ये जो आप बेनिफिट बांट रहे हो ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल है, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है? अगर सस्टेनेबल है तो बांटिए। मतलब बेसिकली भारत सरकार का ये बोलना है, भारत सरकार का तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का ये बोलना है कि भाई देखिए, बहुत सी राज्य की सरकारों में फ्री के बेनिफिट बांटे जाते हैं, अनसस्टेनेबल तरीके से बेनिफिट बांटे जाते हैं। वो बेनिफिट बांटने के लिए राज्य की सरकारों के पास पैसा नहीं है, बट फिर भी वो बेनिफिट बांट रहे हैं। तो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रही है केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार का ये बोलना है कि इलेक्शन जीतने के लिए फ्री में पोल प्रोमिस कर दिए जाते हैं, बट एक्चुअली में उन पोल प्रोमिस को पूरा करने के लिए इन सरकारों के पास पैसे नहीं होते। अब जैसे ही रूलिंग सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये बोला, वैसे बहुत सारी राज्य की सरकारें जो कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की हैं वो चिल्लाने लगी
वो बोलने लगी कि ये केंद्र की सरकार गलत बोल रही है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, आप वेलफेयर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हो, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हो, इस प्रकार के इल्जाम सरकार के ऊपर लगाए जाने लगे। तो ये ओवरऑल एक क्राइसिस चल रही है, जिससे एसोसिएटेड न्यूज मैंने आपको बता दी। एडिटोरियल पे आ जाते हैं। पहला एडिटोरियल, रिवैम्प इंडिया स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया दोस्तों, जरूर दबा दीजिएगा, याद दिलाना जरूरी होता है। तो भैया स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, और रीओपन होने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ सर्विसेज पे ध्यान देने की जरूरत है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसके बारे में बात की जा रही है वो है भाई हेल्थ सर्विसेज। बच्चों की सेहत, सेहत पे ध्यान देना यहां पे बहुत जरूरी है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं एक बहुत लंबे, अननेसेसरली प्रोलॉन्ग्ड और आर्ग्यूबली अनवांटेड क्लोजर के बाद। पिछले 1 साल से 1.5 साल से स्कूल वगैरह सब बंद है, कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में। तो कॉन्क्रीट पॉलिसी मेजर्स लेने की जरूरत है बच्चों तक बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए। किस प्रकार के बेनिफिट्स की बात हो रही है? देखिए, लर्निंग रिकवरी तो यहां पे करनी है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है। सबसे खास बात यह है कि इंडिया के अंदर स्कूल हेल्थ सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। इनएडिक्वेट पॉलिसी अटेंशन मिला है स्कूल हेल्थ सर्विसेज पे। अब आप बोलोगे सर ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होती है? देखिए, जब भी हेल्थ सर्विसेज की बात होती है ना, हमें ऐसा लगता है हेल्थ सर्विसेज का मतलब है मेडिकल अटेंशन। कोई बीमार हुआ, तुमने उसको अटेंशन दे दिया, वो ठीक हो गया। तो इसको आप इक्वेट करते हो किसके साथ? हेल्थ सर्विसेज के साथ। बट एक्चुअली में हेल्थ सर्विसेज मेडिकल केयर का अटेंशन नहीं है। खासकर जब आप स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात करते हो, स्कूल हेल्थ सर्विसेज एक अलग चीज है। नॉर्मल कर हमें देखा गया है कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो यंग होते हैं, वो हेल्दी होते हैं, तो उनके अंदर जो सिकनेस रेट होता है ना वो कम होता है, तो उनको मेडिकल अटेंशन की कंपैरेटिवली कम जरूरत पड़ती है। लेकिन एक तबका यहां पे भी दिखता है जो कि स्टंटिंग से, वेस्टिंग से सफर कर रहा है। स्टंटिंग वेस्टिंग क्या होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो मैंने 1000 बार अपनी वीडियो में अब तक बताया होगा। तो वो बच्चे हैं जिनको कुछ एज स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स की जरूरत है, जैसे उनको अपनी डाइटरी हैबिट सुधारनी है, इरेगुलर स्लीप के पैटर्न को सही करना है, फिजिकल एक्टिविटी जो वो नहीं करते वो करनी, मेंटल डेंटल आई प्रॉब्लम, सेक्सुअल बिहेवियर, टोबैको, अदर सब्सटेंस एडिक्शन। तो बेसिकली क्या बताया जा रहा है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज का मतलब ये नहीं है कि बच्चा बीमार पड़ा और आपने उसका क्योर कर दिया, आपने उसका इलाज कर दिया। स्कूल हेल्थ सर्विसेज का मतलब ये है कि आप बच्चों का इलाज करने के साथ साथ उनके अंदर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को डेवलप करने की हैबिट डाल रहे हो। और ये हैबिट स्कूलों में बड़े इफेक्टिव तरीके से डाली जा सकती है। जैसे अगर स्कूलों में बच्चों को आप पढ़ाओ कि एक अच्छी डाइट खाइए, समय समय पे एक्सरसाइज करिए, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखिए, ठीक से सोइए, टोबैको का सेवन मत करिए, अगर ये सब चीजें आप स्कूल में सिखाते हो तो वो चीजें बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है, और अगर एक बार वो चीजें बच्चों के दिमाग में बैठ गई तो बच्चे पूरी लाइफ उसको फॉलो करेंगे। तो मतलब एडल्टहुड में ओवरऑल वो चीजों को इम्बाइब करेंगे। तो हेल्दी बिहेवियर की आदत एक बच्चा अपनी आगे आने वाली जिंदगी में अडॉप्ट करेगा, ये सबसे इफेक्टिव तरीके से उस बच्चे को स्कूल में ही सिखाया जा सकता है। अगर इंडिया में स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या पहले शुरू की गई हैं, तो देखिए 1909 में पहली बार ऐसा दिखा गया कि प्रेसिडेंसी ऑफ बड़ौदा में ओवरऑल स्कूल हेल्थ सर्विसेज को इंक्लूड किया गया। मतलब स्कूल हेल्थ सर्विसेज, बच्चा आया तो उसका समय समय पे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना, उनको अच्छी हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में बताना, ओवरऑल बच्चे के न्यूट्रिशन पे थोड़ा बहुत ध्यान देना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो मिड डे मील स्कीम है, जहां पे बच्चों को हॉट कुक्ड खाना खिलाया जाता है दोपहर में, उसके साथ साथ कुछ जगहों पे बच्चों को ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है स्कूलों में, ये भी स्कूल हेल्थ सर्विसेज का पार्ट है। क्योंकि अगर आप एक हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट एक बच्चे को दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली उससे बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज के डाइवर्स डायमेंशंस को यहां समझना जरूरी। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। फिर सर जोसेफ बोर कमिटी आई 1946 की रिपोर्ट में, उन्होंने क्या बोला कि जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं ये इंडिया में अंडर डेवलप्ड है, नॉन एग्जिस्टेंट है, इनको इंप्रूव करने की जरूरत है। 1953 में सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसने बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए स्कूल में हेल्थ और स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स को आगे लेके जाने के लिए। तो ये सब बातें पहले भी बोली गई हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर कुछ छोटे मोटे राज्य हैं जो ओवरऑल स्कूल हेल्थ प्रैक्टिसेस पे ध्यान दे रहे हैं। ज्यादातर जगहों पे जो स्कूल हेल्थ प्रैक्टिसेस है ना, तो उसको एज अ न्यूट्रिशन लिया जा रहा है। मिड डे मील स्कीम में बच्चों को दोपहर में खाना खिला दिया, कुछ जगहों पे सुबह ब्रेकफास्ट में खाना खिला दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि हाँ भाई हमने हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। वो हेल्थ सर्विसेज उस लेवल की नहीं है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर स्कूल हेल्थ सर्विसेज को एक टोकन सर्विस की तरह लिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोविड-19 के 2.5 सालों में हमें बहुत हद तक ये सिखा दिया है कि हेल्थ न्यूट्रिशन, हेल्थ प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करवाना बहुत जरूरी है। तो क्या कर रही है अलग अलग सरकारें?
मार्च 2022 के पहले हफ्ते में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने 20 स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स खोले। इन 20 स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, स्कूल हेल्थ सर्विसेज को पोस्ट पैंडेमिक पीरियड की इंपॉर्टेंस को समझा रहा है। मतलब बेसिकली सरकार समझ रही है कि हाँ भाई, पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में हेल्थ सर्विसेज के थ्रू बच्चों तक अवेयरनेस पहुंचाओ। दूसरा, इस पर्टिकुलर स्कूल हेल्थ सर्विसेज में एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप होगी, जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे के थ्रू ओवरऑल स्कूलों में थोड़ी बहुत सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो स्कूल है, वहां पे जो क्लिनिक्स बनाए जा रहे हैं, वो क्लिनिक्स अगर बच्चा बीमार हो गया तो उसको थोड़ी बहुत ओवरऑल आप कह लो मदद प्रोवाइड कर देंगे। बच्चे को मिड डे मील स्कूल के थ्रू पैसा तो मिल ही रहा है। हेल्थ सर्विसेज बेसिकली ये मॉडल प्रोवाइड कर रहा है। अब इस हेल्थ सर्विसेज में ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये जो 20 स्कूल क्लिनिक से यहाँ पे पैसा आएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके अपने रिसोर्सेज को इन स्कूलों तक पहुंचाएंगे ताकि बच्चों की हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके। लेकिन ऑथर बोल रहा है कि अभी भी ये बेस्ट स्कूल हेल्थ प्रैक्टिस को प्रमोट नहीं कर रहा है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज को अभी तक समझ ही नहीं पाए हमारे देश के अंदर लोग। समझ गया बात को? इसको समझने के लिए करना क्या है? इसको समझने के लिए हमें समझना है कि एक्चुअली में ये फ्रेश नाम का एक आप कह लो फ्रेमवर्क चालू किया गया, फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ। ये जो फ्रेश नाम का जो फ्रेमवर्क है, इसको बनाया है यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड बैंक ने। इंटर एजेंसी फ्रेमवर्क है फ्रेश। क्या करता है ये? स्कूल प्रपोज करता है 4 कोर एरियाज में। वो 4 कोर एरियाज क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज में? एक तो है वाटर, दूसरा है सैनिटेशन एनवायरमेंट। एक वाटर सैनिटेशन एनवायरमेंट, एक स्किल हेल्थ बेस्ड एजुकेशन एंड स्कूल बेस्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज, दो। तो बेसिकली स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन, स्कूल बेस्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन सर्विसेज, वाटर सैनिटेशन एनवायरमेंट। तो ये ओवरऑल आपको फोकस एरिया नजर आ रहे हैं फ्रेश फ्रेमवर्क के। अब वैसे तो ये बोल बच्चन टाइप ही लग रहे हैं चीजें, लेकिन इन एरियाज में बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बच्चों को मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड करना, प्लस बच्चों को सिखाना कि आप क्या प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करो जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ये सब यहां पे हो रहा है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। एजुकेशन मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल का भी काम आएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल का भी काम आएगा, साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। एक स्टूडेंट को अवेयर करना, और वो स्टूडेंट जिस कम्युनिटी में रहता है उस कम्युनिटी को अवेयर करना कि आप क्या करो जिससे इन स्टूडेंट्स की, इन बच्चों की हेल्थ इंप्रूव हो। तो ये बेसिकली हमें करना है। इस फ्रेश फ्रेमवर्क के हिसाब से इंडिया के अंदर स्कूल हेल्थ सर्विसेज को हमें लागू करना चाहिए। इसके लिए ओवरऑल हम यूएस के गाइडलाइंस दे सकते हैं। जैसे यूएस में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अटलांटा यूएस क्या गाइड करता है कि जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं वो 4 मेन इलाकों पे फोकस करें: एक्यूट और इमरजेंसी केयर, फिर फैमिली इंगेजमेंट, फिर क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट, फिर केयर कोऑर्डिनेशन। तो इससे हम भी बहुत कुछ हद तक सीख सकते हैं। तो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हमें बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से मिल जाएंगे। हम किस हद तक उन इंटरनेशनल पैरामीटर्स को अपनी डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस में इवॉल्व कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये सब यहां पे ओवरऑल बताया जा रहा है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव ये है, पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करो, डिजीज को प्रिवेंट करो, अर्ली डायग्नोसिस करो, ट्रीटमेंट और फॉलोअप करो, हेल्थ कॉन्शियसनेस लेके आओ बच्चों के अंदर, एक हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट का प्रोविजन करो। अब ये कितना हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है, देखो इसको करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि स्कूल्स पूरी कैपेसिटी में फिर से ओपन अप हो रहे हैं। बच्चे फिर से पैंडेमिक के बाद ओवरऑल फुल फ्लेज्ड स्ट्रेंथ में स्कूल पहुंच रहे हैं। तो इस समय पे इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाना, इनको इनकी हेल्थ के प्रति अवेयर करना, इनको हेल्थ का ग्राउंड लेवल पे बेनिफिट प्रोवाइड करना, समय समय पे लाइफस्टाइल सेशंस लेना, हेल्थ टॉक्स करवाना टीचिंग एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी के सेशंस करवाना, लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अवेयर करना, रेगुलर क्लासरूम टीचिंग में इस प्रकार के सेशंस को इन्वॉल्व करना, स्कूल के अंदर एक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए पैसे की भी जरूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसे एलोकेट करने पड़ेंगे। उस पैसों से स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स खोले जाएंगे। इन स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स में समय समय पर फिजिकल और मेंटल हेल्थ नीड्स के लिए कंसल्टेशन करा सकते हैं बच्चे जाके। मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी। कभी कभी मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा की तरह देखा जाता है, अरे इसको दिमाग की परेशानी, अरे पागल है ये तो। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। प्लस पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन, बच्चों की डेवलपमेंट में पेरेंट्स के पार्टिसिपेशन को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। समय समय पे पेरेंट टीचर मीटिंग होना, एक पेरेंट एक्टिवली अपनी बच्चे की ग्रोथ में इन्वॉल्व हो, ये इंश्योर करना ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया भर में अडॉप्ट की जा रही हैं, डब्ल्यूएचओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड लेवल पे क्या क्या कर रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट करना, गवर्नमेंट की स्कूल हेल्थ सर्विसेज के इनिशिएटिव्स को
प्राइवेट स्कूलों तक पहुंचाना। देखिए सरकार कोई स्टेप ले रही तो वो अपने सरकारी स्कूल में तो इंप्लीमेंट कर देगी, लेकिन वो हेल्थ प्रैक्टिस क्या प्राइवेट स्कूल्स तक पहुंच रही है? तो समय समय पे प्राइवेट स्कूल्स ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे अपनी हेल्थ एक्टिविटीज में क्या क्या कर रहे हैं, इसको भी केंद्र की सरकार को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें जब तक प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अपनी मॉनिटरिंग नहीं रखेंगी, प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं ढीला पड़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, बट वो क्यूरेटिव केयर टाइप की होती है, इमरजेंसीज में हेल्थ को प्रोवाइड करने वाली बात होती है। तो गवर्नमेंट रन स्कूल्स में जो इनिशिएटिव्स लागू किए जा रहे हैं, वो प्राइवेट रन स्कूल्स तक भी पहुंचाने की हमें जरूरत है। इसमें आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर हम इंश्योर कर लेते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी और एजुकेटेड हैं, तो हमारी सोसाइटी का फ्यूचर ब्राइट होगा, ये भी हम इंश्योर कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस प्रकार की चीजों को जोड़ा गया है। अभी तक इंडिया में जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज चल रही है वो टोकनिज्म है, बस दिखाने भर को है कि हाँ हम लोग कर रहे हैं। जैसे भी रिसेंटली हुआ क्या है कि केंद्र की सरकार ने कुछ लेटर भेजे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को, अलग अलग राज्यों की, और उनसे यह बोला है कि आपके यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप बोलो कि वो स्कूल में जाएं और बच्चों का हेल्थ चेकअप करें। ये टोकनिज्म है, इससे ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं बदलेगा। राज्य की सरकारें, जो राज्य के मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे बच्चों को एक प्रोग्राम बना देंगी, तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, उनको बोला जाएगा कि यार एक एक दिन के लिए स्कूल में चले जाओ, वहां पे जाके कोई बच्चों का चेकअप कराओ, तो ये लोग पिकनिक की तरह चले जाएंगे, चेकअप करवा पाएंगे। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमें एक परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है, जहां पे इंस्टीट्यूशनल तरीके से बच्चे की हेल्थ पे ध्यान दिया जा सके। ये करने की जरूरत है। ठीक है भाई, ये ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया वियतनाम टाइज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गर। न्यू दिल्ली परस्यू कर रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें हनोई एक इंपॉर्टेंट पार्टनर। देखिए इंडिया वियतनाम 50th एनिवर्सरी बना रहे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स की। इंडिया और वियतनाम के अंदर जो दोस्ती है वो एक नेचुरल आउटकम है किस बात का? देखो दोनों ही कंट्रीज पीस चाहती हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहती हैं, और दोनों ही कंट्रीज के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। ये अलग बात है कि इंडिया वियतनाम बहुत सारी चीजों के एक्सपोर्ट मार्केट में, सप्लाई चेन में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, बट अगर कंपटीशन है इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मनी भी होगी। कंपटीशन हेल्दी भी होता है। आप अपने दोस्त के साथ कंपीट कर रहे हो आईएएस एग्जाम में, वो सिलेक्ट हो गया और आप नहीं सिलेक्ट हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दोस्ती टूट जाएगी। अगर इंडिविजुअल अच्छा है तो दोस्ती आपकी तब भी बनी रहेगी। कंपटीशन का मतलब दुश्मनी नहीं होती, ठीक है ना। कंपटीशन में सिनर्जिज्म भी आता है। यही चीज इंडिया वियतनाम में। वियतनाम 10 करोड़ से भी कम आबादी वाला देश इंडिया को बहुत सारे सेक्टर्स में एक्सपोर्ट में हरा रहा है, बट उसमें ना ध्यान देते हुए हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इंडिया और वियतनाम एक दूसरे को बहुत हद तक कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट बनाया जा सकता है, जो कि रीजनल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा। और इंडिया और वियतनाम का एक बहुत कॉमन चैलेंजर है, आप सबको पता है, गेस करना बड़ी बात नहीं है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए इंडिया एक मैरीटाइम नेशन है, हमारा ओशंस हमारा इंडिया का फ्यूचर बनाता है। इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड है 90% बाई वॉल्यूम सी से है और 70% बाई वैल्यू सी से है। मतलब 70% वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम ओशन से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, 90% वॉल्यूम के बेसिस पे हम ओशन से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो समुद्र के रास्ते जो हमारा ट्रेड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए मैरीटाइम डोमेन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैरीटाइम पार्टनर्स के साथ इंगेज करना बहुत जरूरी है। और वियतनाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम पार्टनर है। क्यों? क्योंकि वियतनाम का एक बड़ा ही आप कह लो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी को लेके अक्सर कर वियतनाम चाइना एक दूसरे झगड़ते दिखते हैं। चाइना तो 9 डैश लाइन के चलते पूरा साउथ चाइना सी अपना बताता था, चाहे फिलीपींस हो, चाहे जापान हो, चाहे वियतनाम हो, सब परेशान है चाइना से। अक्सर कर वियतनाम की बोट के ऊपर अटैक कर देना, इंडोनेशिया की बोट को धमकी देना, ये सब चाइना करता हुआ नजर आता। तो बेसिकली इंडिया वियतनाम के साथ अपने रिश्ते कर रहा है। कुछ हिस्टोरिकल कॉमनैलिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना की वजह से इंडिया और वियतनाम एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं। पहले देखा जाए तो इंडो वियतनामीज रिलेशंस काफी स्ट्रांग है, 1980s में ये शुरू हुए थे। फिर इनका एक स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनल फॉर्म मिला 1990s में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के चलते वियतनाम इंडिया का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्टनर बन गया है। स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को शेयर करना, दोनों कंट्रीज ने स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को शेयर किया है एनर्जी सिक्योरिटी में, ओपन और सिक्योर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बनाने में, बिना एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के अपने खुद के पॉलिसी चॉइसेस करने में। तो कल की डेट में इंडिया और वियतनाम एक दूसरे के साथ इंगेज करें साउथ चाइना सी के किसी इनिशिएटिव में, तो चाइना अपोज करेगा। तो चाइना अपोज करेगा तो हमें डरना नहीं है, हमें स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। एक ऐसी बायलेटरलशिप रिलेशनशिप बनानी है जिससे वियतनाम भी बेनिफिट करे और इंडिया भी बेनिफिट करे। और चूंकि पैसिफिक आगे आने वाले समय में इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसी पैसिफिक ओशन का पार्ट है साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी में वियतनाम की काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो वहां पे जो भी रिसोर्सेज वगैरह खंगालने हैं, साउथ चाइना सी में हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को सेफगार्ड करना है, तो वियतनाम के साथ रिश्ते बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो चार की मोटिवेशन यहां पे बताए गए हैं इंडिया के ग्रोइंग मैरिटाइम एंगेजमेंट विद वियतनाम के चलते। पहला यह है कि इंडिया का एस्पिरेशन टू काउंटर असर्टिव चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना के बिल्कुल बैकयार्ड में जो वियतनाम है साउथ चाइना सी में, उसको स्ट्रांग करो। जैसे चाइना क्या करता है कि इंडिया को कमजोर बनाने के लिए पाकिस्तान को स्ट्रांग करता है, उसी प्रकार से अगर हमें चाइना को कमजोर करना है, उसकी ताकत को कंट्रोल करना है, तो वियतनाम को स्ट्रांग करो, वियतनाम को मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड करो, वियतनाम को ट्रेड के थ्रू स्ट्रांग करो। इंडिया ये कर रहा है। दूसरा, इंडिया का ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड बढ़ रहा है, तो जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है जो समुंदर के थ्रू गुजरती हैं वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आपकी साउथ चाइना सी से भी गुजरती हैं। तो साउथ चाइना सी में अगर वियतनाम के साथ हमारा अच्छा खासा पार्टनरशिप है, तो ओवरऑल हम अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फिर भाई इंडिया डिजायर करता है टू इंटेंसिफाई इट्स प्रेजेंस टू ट्रैक पोटेंशियल डेवलपमेंट्स इन द मैरीटाइम डोमेन। तो भाई मैरीटाइम डोमेन में हम अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट्स के थ्रू ओवरऑल अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन नेवी एक फॉरवर्ड मैरीटाइम प्रेजेंस को बनाने की कोशिश कर रही है, अलग अलग कंट्रीज के साथ नेवल पार्टनरशिप कर रही है, तो हम ऑब्वियसली बात है वियतनाम के साथ भी नेवल पार्टनरशिप करेंगे। जो भी हमारा ट्रेड होता है समुंदर के थ्रू, हमारा मैरीटाइम ट्रेड का 55% इंडो पैसिफिक रीजन से पास करता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन से पास करता है मतलब साउथ चाइना सी से भी पास करता है। तो साउथ चाइना सी से पास करता है, तो साउथ चाइना सी में अगर हमारा कोई मैरीटाइम एसेट होगा वियतनाम के फॉर्म में, तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बायलेटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं इंडिया वियतनाम। इंडिया वियतनाम मैरीटाइम डोमेन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, इन हर चीज पे काम कर रहा है। वियतनाम भी ओवरऑल इंटरनेशनल लॉ को आप कह लो ऑनर करता है, इंडिया भी इंटरनेशनल लॉ को ऑनर करता है। तो चाइना जैसी कंट्रीज जो कि ओपनली उन क्लोज को, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज को वायलेट करते हैं, ओवरऑल इसको काउंटर कर सकता है इंडिया वियतनाम एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक ओवरऑल म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीके से, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि पूरी दुनिया को एक्सेप्टेबल हो, और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको चाइना ओपनली क्रिटिसाइज ना कर पाए। हालांकि चाइना जो मनाता है वो करता है, एक प्रकार की बुली कंट्री है। इसके लिए देखिए, तो एक इंडिया वियतनाम ने साइन किया जॉइंट विजन फॉर डिफेंस कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट का एग्रीमेंट भी जून 2022 में हमने साइन किया। इंडिया $100 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है, $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के ऊपर और बातचीत बढ़ रही है। तो बेसिकली हम वियतनाम की मिलिट्री डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, नेवल कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, वियतनाम की नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को हम डेवलप कर रहे हैं, इनके सोल्जर्स को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वियतनामी सेलर्स को आईएनएस सतवाहाना विशाखापट्टनम में ट्रेनिंग दी जा रही है। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने 12 हाई स्पीड बोट्स हैंड ओवर किए हैं वियतनाम को, कुकरी क्लास कॉर्वेट। तो ये ओवरऑल वियतनामीज ऑफिसर्स को यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, इंडिया वियतनाम बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, मैकॉन्ग गंगा कॉपरेशन, एडीएमएम प्लस जिसको आप बोलते हो एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। इन सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और वियतनाम एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं, और ये एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म में दोनों ही कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल है। तो ये ओवरऑल राजीव रंजन चतुर्वेदी जी का यहाँ पे बोल रहा है। आई होप आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे समझ में आ गई। आगे सीएपीएफ चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, यहाँ पे क्या बताया जा रहा। देखिए, सीएपीएफ के जवानों के जो आप कह लो वो है, सीएपीएफ के जवानों का जो योगदान है देश की सिक्योरिटी में, ठीक है ना, उनका जो आप कह लो कंट्रीब्यूशन है नेशनल सिक्योरिटी में, उसको हमें ऑनर करने की जरूरत है, उसको हमें इज्जत देने की जरूरत है। अब किस रिस्पेक्ट में ऑथर बोल रहा है, वैसे मैं बता दूं, ऑथर है नेथनाल साहब, हाँ एमपी नेथनाल साहब ऑफर है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, रिटायर्ड सीआरपीएफ के, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के हैं, तो सीएपीएफ के रिस्पेक्ट में आर्टिकल्स लिखते हैं, सीएपीएफ के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं। 1975 में नथनाल साहब बोलते हैं कि इनको प्रेसिडेंट पुलिस और फायर सर्विस मेडल मिला गारंटी का। नागा इंसर्जेंट से ये मणिपुर के तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में लड़ रहे थे, तो इनकी एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए इनको यहां पे ऑनर दिया गया। ठीक है भाई, तमिलनाडु सरकार के गेजेटेड नोटिफिकेशन में ओवरऑल इनको एक रिवॉर्ड दिया गया। अब नेथनल साहब ने तमिलनाडु की सरकार से रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आप मुझे रिवॉर्ड देना चाहते हो तो मेरी जो होम डिस्ट्रिक्ट है तिरुचिरापल्ली, वहां पे मुझे एक छोटा सा लैंड का पीस दे दो। यहां पे तमिलनाडु सरकार ने ओपनली बोल दिया कि अगर आप गैजेट नोटिफिकेशन को चेक करोगे तो आपको बस अवार्ड मिल सकता है, मेडल मिल सकता है, मेडल हमने आपको दे दिया, जमीन अमीन हम आपको नहीं दे सकते। बेसिकली यहां पे कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं नेतन्याहू साहब, नेतन्याहू साहब कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान जब भी कोई एक्सेप्शनल गैलेंट्री दिखाते हैं, जब भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज कहते हैं, उनको उस प्रकार का बेनिफिट, उस प्रकार का रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता है। वैसे आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सी राज्य सरकारें
जब भी कोई इंडिविजुअल, चाहे वो आर्मी का हो चाहे सीएपीएफ का हो, अगर वो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान देता है तो उसको सोल्यूशन दिया जाता है कम से कम 1 करोड़ का। बट पहले ऐसा नहीं होता था। और बहुत सी राज्य की सरकारें ऐसी हैं जो कि ओवरऑल डिफेंस सर्विसेज को अच्छा ट्रीटमेंट देती हैं लेकिन बाकी सर्विसेज को नहीं देती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी आर्म्ड पर्सन की बॉर्डर पे मौत होती है लड़ते लड़ते, तो उसको एक अच्छा, आप कह लो, कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन जब कोई एक पुलिस वाला एक राज्य के लोगों की सेवा करते शहीद हो जाता है तो उसको उस लेवल का कंपनसेशन नहीं मिलता है। प्लस ये कंपनसेशन स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। डिफेंस पर्सनल्स को कुछ स्टेट्स में हैंडसम मॉनिटरी ग्रांट मिलते हैं, कुछ जगहों पे पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस मतलब बहुत कम ग्रांट दिया जा रहा है। जैसे तेलंगाना की सरकार का क्या बोलना है कि अगर कोई परमवीर चक्र जीतता है तेलंगाना से, या फिर अशोक चक्र जीतता है, तो उसको 2.25 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। और अगर कोई महावीर चक्र जीतता है या फिर कीर्ति चक्र जीतता है तो उसको 1.25 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। परमवीर चक्र हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, और कीर्ति चक्र सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो ओवरऑल ये गैलेंट्री अवार्ड चाहे वॉर टाइम के हो चाहे पीस टाइम के हो, करोड़ों में पैसा दे रही तेलंगाना की सरकार। लेकिन अगर आप तमिलनाडु की बात करो तो तमिलनाडु 25 लाख देता है परमवीर चक्र के लिए, 20 लाख देता है अशोक चक्र के लिए, 15 लाख महावीर चक्र के लिए और 10 लाख कीर्ति चक्र के लिए। मतलब तमिलनाडु और तेलंगाना को आप कंपेयर करोगे तो तमिलनाडु अपने वीरों को ना के बराबर पैसे दे रहा है। तो ये जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है ना, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से दिए जाते हैं। ठीक है भाई। जैसे राजस्थान की बात की जाए तो अशोक चक्र के अवार्डी को 2 लाख रुपए और 25 बीघा जमीन, और अगर 25 बीघा जमीन नहीं दी तो 2 लाख दे दी। और ठीक है, अगर प्रेसिडेंट पुलिस और फायर सर्विसेज मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड मिला है तो 75,000 रुपए मिलेगा राजस्थान के अंदर, 25 बीघा जमीन मिलेगी। ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ पुलिस मेडल फॉर गारंटी मिला है तो 50,000 रुपए, 25 बीघा जमीन मिलेगी। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज है यहाँ पे। एक अवार्ड है पीपीएफएसएमजी, एक है पीपीएमजी। ओके, पीपीएमजी है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गारंटी, पीपीएफएसएमजी है प्रेसिडेंट पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल। पीपीएफएसएमजी पीपीएमजी से एक स्टेप ऊपर है। आप समझिए। अब आते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पे। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स आते हैं। शुरुआत में क्या हुआ कि ओवरऑल ये जो चक्र मेडल्स है ना, ये चक्र मेडल्स ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी के अंदर थे। तो शुरू शुरू में तो 1953 में ये नियम कानून बनाया गया, 1952 में, कि जो पुलिस फोर्सेस के पर्सनल है उनको चक्र मेडल नहीं दिए जाएंगे। लेकिन फाइनली 24 जून 1999 को एक नोटिफिकेशन आया कि नहीं भाई, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेलवे प्रोटेक्शन सर्विसेज के ऑफिसर्स, इन सबको मिलिट्री मेडल्स दिए जाएंगे। बेसिकली चक्र मेडल्स दिए जाएंगे। तो सोचिए 1952 में एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये बोल दिया जाएगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को चक्र मेडल ही नहीं दिए जाएंगे। कहीं 1999 में जाके चक्र मेडल दिए जाने लगे इन आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को। तो ऑथर यही पूछ रहा है कि क्या ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये अपनी जान कुर्बान नहीं कर रहे हैं? ये भी तो उतनी जान कुर्बान कर रहे हैं, ये भी तो अपना सब कुछ छोड़ के वहां बैठे हुए हैं। तो इनके खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? तो बेसिकली ओवरऑल यहां पे ये बोल रहा है कि अशोक चक्र के लाइंस पे ओवरऑल चीजों को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। जैसे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को लोगों को ज्यादातर पीपीएफएसएमजी, पीपीएमजी और पुलिस मेडल फॉर गारंटी ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो अशोक चक्र की लाइंस पे जिस प्रकार के अवार्ड्स को सेग्रीगेट किया गया उस हिसाब से आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अवार्ड्स को भी सेग्रीगेट करो। जैसे कि अगर पीपीएफएसएमजी मिलता है या पीपीएमजी मेडल मिलता है तो इसको कीर्ति चक्र के बराबर मान लिया जाए। अगर इसको किसी को पीएमजी मेडल मिल रहा है तो उसको शौर्य चक्र के बराबर मान लिया जाए। मतलब बेसिकली ये जो पीपीएफएसएमजी और पीपीएमजी कैटेगरीज हैं जिसमें सीएपीएफ के पर्सनल्स को मेडल मिलता है, इन कैटेगरीज को अगर चक्र मेडल के इक्विवेलेंट हम लोग कर देंगे ना, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो बलिदान है इसको इंपॉर्टेंट माना जाएगा। राज्यसभा में होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय जी ने क्या बोला कि भाई 2000 सीएपीएफ के पर्सनल्स ने पिछले 3 सालों में अपनी जान दी, जिसमें 47 गेजेटेड ऑफिसर्स थे। तो ये सीएपीएफ के पर्सन भी देश की सिक्योरिटी के लिए अपनी जान दे रहे हैं, तो इनको भी यहां पे सोशल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। ठीक है, फिर आगे आते हैं फैटल बो टू द मॉइस्ट। देखिए क्या है, वंथला रामकृष्ण नाम के एक इंडिविजुअल को, जिसको अशोक भी बोला जाता है, प्रभाकर भी बोला जाता है, ये मॉइस्ट मिलिशिया था, इसको मार दिया गया, इसको अरेस्ट कर लिया गया एक्चुअली में, और 60 मॉइस्ट ऑपरेटिव्स को यहां पे अरेस्ट किया गया है। मॉइस्ट कैडर्स के 33 पार्टी मेंबर्स और 27 हार्डकोर मिलिशियास को यहां पे अरेस्ट किया गया। तो आंध्र ओडिशा बॉर्डर रीजन में
मॉइस्ट मूवमेंट के ऊपर एक बड़ी कड़ी पकड़ बना दी है सरकार ने। बहुत हद तक इस मॉइस्ट एक्टिविटी को यहां पे एक रोक मिलेगी, क्योंकि इनके बड़े बड़े लीडर्स को यहां पे अरेस्ट किया गया। जो अशोक था, ये रेजिडेंट था कोंद्रुम विलेज का, इंजारी पंचायत, पेदा बयलू में। ये मॉइस्ट हॉटबेड है आंध्र ओडिशा बॉर्डर रीजन में। इसको अरेस्ट किया गया अलूरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के द्वारा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली, ये बताया गया कि जो मॉइस्ट कैडर्स थे छत्तीसगढ़ में छुपे हुए थे। छत्तीसगढ़ में इस समय पे जो मानसून सीजन है, बेसिकली बहुत पानी बरसता है, जंगल थोड़े खतरनाक हो जाते हैं, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बहुत डीप जंगल्स में पेनिट्रेट नहीं करती, तो इस समय पे जो मॉइस्ट कैडर्स हैं थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा था, ऐसा अनुमान था, इंटेलिजेंस थी कि ये मॉइस्ट कैडर फिर से एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इन लीडर्स की अरेस्ट के साथ ये फिर से एक्टिव होंगे इसके चांसेस कम है। ये जो 60 मॉइस्ट अरेस्ट किए गए ना, ये बेसिकली लीडर कैटेगरी के थे। तो लीडर्स अगर यहां पे न्यूट्रलाइज हो गए तो बहुत हद तक मॉइस्ट इंसर्जेंसी का फिर से बढ़ पाना मुश्किल है। तो चाहे अलूरी सीतारामपुर डिस्ट्रिक्ट हो आंध्र प्रदेश में, चाहे चित्रकोंडा मलकनगिरी इलाका हो उड़ीसा का, यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो पकड़ है ना, वो काफी हद तक कमजोर पड़ रही है। ओवरऑल सीआरपीएफ की जो मूवमेंट है, लोगों को अपने साथ मिला के चलना, इन सब तरीकों से इंसर्जेंसी को इन इलाकों में कंट्रोल किया जा रहा है। वैसे तो देखा जाए तो ये जो एओबी आंध्र ओडिशा बॉर्डर इलाकों में इंसर्जेंसी शुरू हुई थी मिड 1980s में, उस समय पे नंबला केशव राव आलियास बसवराज ओवरऑल इस पूरी की पूरी एक्टिविटी को लीड करता था। 2014 तक अगर आप देखो तो ये मूवमेंट पीक पे रहा, लेकिन उसके बाद आप देखिए तो इस मूवमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा स्पीड धीमी हुई है। एंटी मास्ट फोर्स जो है आंध्र प्रदेश की, द ग्रेट हाउंड, ये ग्रे हाउंड्स आंध्र ओडिशा बॉर्डर रीजन में घुसते हैं। एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया गया ओडिशा का, ठीक है ना। उड़ीसा की साइड से मॉइस्ट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है ये स्पेशल ऑपरेशन गुड्स, और आंध्र प्रदेश की साइड से आते हैं ग्रे हाउंड, और दोनों मिलकर मॉइस्ट के ऊपर बरसते हैं। अगर मॉइस्ट ने सरेंडर किया तो अरेस्ट करेंगे, अगर मॉइस्ट ने गोली चलाई तो मार देंगे। इनको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो खुद गोली खाओगे। जून 2021 में तीगल मित्ता एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 6 टॉप लीडर्स मॉइस्ट कैडर के मारे गए थे। तो बेसिकली मॉइस्ट कैडर्स को बहुत तेजी से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इनके बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स या तो मार दिए गए हैं या वो सरेंडर कर चुके हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इन लीडर्स के अंदर भी ओवरऑल मॉइस्ट कॉज की तरफ जो आप कह लो कॉन्शियसनेस है, वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। रीजन बीइंग इनको इस मॉइस्ट कॉज में उतना इफेक्टिविटी नजर नहीं आ रही। बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं, गांव के इलाकों तक सरकारी पॉलिसीज को, सरकारी मदद को पहुंचाया जा रहा है। तो जो लोग हैं जो गांव के इलाके में रहते हैं, वो भी ओवरऑल मॉइस्ट कॉज की तरफ जो अपना कह लो डेडिकेशन है वो कम कर रहे हैं। जो बीएसएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस है, आर्म पुलिस आउटपोर्ट्स है, राज्य की जो पुलिस है, वो हर तरफ से मॉइस्ट को घेर रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ का एंट्री पॉइंट हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे आंध्र प्रदेश को, हर तरफ से एंट्री पॉइंट से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर इलाकों में ये जो मॉइस्ट एक्टिविटी है इसको कंट्रोल करने के लिए 3 जगहों से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इनके काम को टैकल किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। फिर भैया श्रीलंका के अंदर नया डिस्पेंसेशन आ गया, रानिल विक्रम सिंघे यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए। हालांकि प्रोटेस्टर्स इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। रानिल विक्रम सिंघे प्रेसिडेंट रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है रानिल विक्रम सिंघे को लेके। अभी तक जब तक रानिल विक्रम सिंघे प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी जीरो नजर आ रही थी, इनका घर तक फूंक दिया गया था। तो क्या ये जो स्ट्रीट में लोग बवाल कर रहे हैं, ये रानिल विक्रम सिंघे की प्रेसिडेंसी को एक्सेप्ट करेंगे? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर तो नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम आने लगी आएगी। श्रीलंका इस समय पे एक जनरल इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता, श्रीलंका के पास पैसे नहीं है, और अब श्रीलंका में इलेक्शन करना पड़ जाए तो उनका अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इलेक्शन अवॉइड करने चाहिए, तुरंत एक सरकार आनी चाहिए जो कि आईएमएफ के बेल आउट के ऊपर बातचीत कर सके, ये जरूरी है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो भी इनका लीडर बन रहा है, लोग उसको एज अ लीडर एक्सेप्ट कर रहे हैं? अभी के लिए तो वो होता यहां पे नजर नहीं आ रहा है। रानिल विक्रम सिंघे पहले 6 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पहली बार ये प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठे, इनका हमेशा से मन था प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठने का, आज तक बैठ नहीं पाए थे, बड़ा बैठ गए। श्रीलंका में सीवियर क्राइसिस, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, टैक्स रेवेन्यूज, रेमिटेंसेस, करेंसी रिजर्व, इन सब को लेकर श्रीलंका में प्रॉब्लम चल रही है। आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन हो रहा है। अब आईएमएफ के नेगोशिएशन के बाद कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। वो टफ डिसीजन थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ा सकते हैं, तेल के दामों को बढ़ा के रख सकते हैं। तो क्या उससे लोग नाराज होंगे? क्या उससे इनका लीडर अनपॉपुलर होगा? किस हद तक लोग अपने लीडर्स की बात को समझेंगे? ये अपने आप में कुछ सवाल है जिनके जवाब है नहीं। इंडिया का रिस्पॉन्स देखा जाए तो ओवरऑल हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो लीडर्स हैं, उनका क्या बोलना है कि भैया हम श्रीलंका के लोगों के साथ हैं, हम ओपनली राजा पाकसास को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम श्रीलंका के लोगों के साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं।
$3.8 बिलियन की मदद जनवरी 2022 से इंडिया कर चुका है। चाइना की तरफ से जो मदद आई है वो केवल $74 मिलियन की है। थोड़ा बहुत उन्होंने डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग और रीपेमेंट का डिफरल कर दिया है, बट इससे ज्यादा मदद श्रीलंका जो चाइना की तरफ से श्रीलंका के पास आई नहीं है। एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे एज ए जेन्युइन फ्रेंड इंडिया ने मदद की है, बट इंडिया एक लिमिट से ज्यादा भी यहाँ पे मदद नहीं डाल सकता। पता चला हम पैसा बहाए जाए, बाद में श्रीलंका हमें ही टाटा बाय बाय कह दे या हमें बाबाजू का टुल्लू दिखा दे। क्योंकि देखिए श्रीलंका की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा प्रो इंडिया नहीं है। जब चाइनीज इन्वेस्टमेंट भर भर के आ रही थी तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया श्रीलंका ने। तो आगे आने वाले श्रीलंका, या तो देखो श्रीलंका में इंडिया को विंडफॉल गेन हो, चाइना प्रोडक्ट्स हटा के इंडिया को प्रोजेक्ट्स दे दिए जाए, बट ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है श्रीलंका के अंदर। कोई इस लेवल का तो पॉलिटिकल प्लेयर इंडिया को सपोर्ट कर नहीं रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया भी एक लिमिट तक ही मदद करे वो जरूरी है। पता चला मदद करते जाए बाद में कुछ भी ना मिले हमें। फिर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट की बात हो रही है। देखिए कुछ चीज इनकंटेस्टेबल होती है, जैसे कि एक बच्चे की हेल्थ को सुधारने के लिए मां की हेल्थ सुधारना, ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट करेगा नहीं। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब कि 1 लाख लाइव बर्थ पे 1 लाख जब बच्चे पैदा हुए तो उसमें कितनी माओं की मृत्यु हुई, ये आपका बताता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। वुमेन हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ा के मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को यहां पे कम करने की जरूरत है। दिस इज अ रिक्वायरमेंट। अब अगर देखा जाए तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से इंडिया के अंदर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है कितना? इंडिया के अंदर लगभग 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनमें से 448 डिस्ट्रिक्ट्स में जो एमएमआर का फिगर है वो 70 से ज्यादा है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या बोलता है कि 2030 तक एमएमआर का फिगर 70 से कम होना चाहिए। तो अगर 70 से कम होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया की 70% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में एमएमआर का फिगर 70 से ऊपर है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर 130 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे एमएमआर का फिगर 200 से ज्यादा है। आसाम एक ऐसा स्टेट है जहां पे एमएमआर का फिगर 215 है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के फैक्टर में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एमएमआर के जो इंडिकेटर्स हमारे देश के अंदर हैं वो काफी हिले हुए हैं। 130 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के अंदर ऐसी हैं जहां पे एमएमआर 200 से ज्यादा है। 70% डिस्ट्रिक्ट 448 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पे एमएमआर 70 से ज्यादा है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से काफी दूर है। अच्छा, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इन स्टेट्स की भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसी, बहुत सी इनइक्वालिटी नजर आ जाए। तो भाई आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ हम बिल्कुल प्राउड से मना रहे हैं, और वहां पे एमएमआर इतना हाई नजर आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। तो भाई हमें करने की क्या जरूरत है? भाई कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देखिए वैसे तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंटीनेटल केयर, पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर, इन सब में हमने कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट किया है, बट इस दिस इंप्रूवमेंट इज नॉट अप टू द मार्क। हमें और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। किसमें? ओवरऑल केयर ऑफ वुमेन में, क्रूशियल हेल्थ डाटा की रियल टाइम ट्रैकिंग में, एसडीजी गोल्ड ऑफ एमएमआर को फुलफिल करने के टारगेट्स में, ये सब करने की हमें जरूरत है। चाहे मदर हो, इन्फेंट्स हो, एंटायर फैमिलीज हो, अर्जेंट और इंटेंस बेसिस पे प्रिवेंटिबल डेथ्स को कम किया जा सके, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तब जाके मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के इस फिगर को हम इंप्रूव कर पाएंगे। कुछ स्टैटिस्टिक्स यहां पे याद रखिएगा। इंडिया की 640 में से 448 डिस्ट्रिक्ट्स में जो एमएमआर है वो 70 से ज्यादा है, और यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है कि 70 से कम किया जाए एमएमआर। इंडिया की 130 डिस्ट्रिक्ट्स में एमएमआर 200 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा ही रखें, ये सब चीजें याद रखिएगा। आई होप आपको लेक्चर सुनने में मजा आया हो दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए।